अणुओं के संयोजन के आधार क्या होती है, इसकी सॉल्युबिलिटी के आधार पर, घुलनशीलता के आधार पर बहुत सारे संयोजन होते हैं, लेकिन वहां तक आपको नहीं जाना है। तो ये इसके संयोजन मतलब निर्माण कैसे होता है, इसका कंपोजिशन कैसे होता है, आपको बेसिक जीएस रूप में क्वेश्चन होता है कि पॉलीसेकेराइड में इंपॉर्टेंट क्या क्या होते हैं। पॉलीसेकेराइड में इंपॉर्टेंट होते हैं, सबसे पहले क्या होता है, मंड होता है, ग्लाइकोजन होता है, सेलुलोज होता है, काइटिन होती है, इनुलिन होता है और अगार अगार होता है। यहां से पॉलीसेकेराइड से क्वेश्चन आते हैं। तो इसके पहले हम बता भी चुके हैं, कई बार ये बता चुके हैं कि जो मंड होता है, ये दोनों क्वेश्चन आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ये दोनों क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यह जो मंड होता है और यह ग्लाइकोजन होता है। इसकी चर्चा शुरू क्लास से लेकर कई बार बीच में आया है। ठीक है, तो मंड जो होता है, मंड और ग्लाइकोजन में अंतर क्या है। मंड पौधों में संचित होने वाला भोज्य पदार्थ होता है, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा बनता है। ठीक है, और जो ये ग्लाइकोजन होता है, जंतुओं में संचित होने वाला भोज्य पदार्थ होता है, या जंतुओं में निर्मित होने वाला भोज्य पदार्थ होता है। डिफरेंस दोनों आपको याद होना चाहिए। और चूंकि आप आगे पढ़े होंगे कि जो ये ग्लाइकोजन, मंड का फार्मूला क्या होता है, दोनों का फार्मूला सेम होता है, C6H12O6 होता है, C6H12O6 होता है। इन दोनों का फार्मूला आपको देखे होंगे कि सेम होता है, लेकिन इसमें दो चीजें होती हैं कि इसमें डिफरेंस करने के लिए क्या होते हैं, आइसोमेरिज्म, नाम सुने हैं, समझौता ना, आइसोमर या आइसोमेरिज्म, समझौता, यानी ऐसा यौगिक, यौगिक के दो कंडीशंस होते हैं, क्या होते हैं, यौगिक जो होता है कि ऐसा यौगिक जो उसके एक इंपिरिकल फार्मूला होता है, यानी एक आणविक सूत्र होता है और दूसरा उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है। तो ऐसा यौगिक जो अपने मॉलिक्यूलर फार्मूले से, जैसे ग्लूकोज होता है C6H12O6 होता है, तो यह अपने सारे गुणों को एक्सप्लेन कर देता है। लेकिन कुछ ऐसे यौगिक होते हैं जो अपने मॉलिक्यूलर फार्मूले से अपने गुणों को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूले से अपने गुणों को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। वह क्या कहते हैं, उस तो उनके गुणों को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला का अप्लाई किया जाता है, संरचनात्मक सूत्र को अप्लाई किया जाता है, उसी को आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो आइसोमेरिज्म की जो सिंपल परिभाषा होती है कि कुछ तत्व होते हैं जो अपने आणविक, अपने गुणों की व्याख्या, अपने संपूर्ण गुणों की व्याख्या नहीं कर पाते हैं, तो अपने संपूर्ण गुणों की व्याख्या करने के लिए क्या करते हैं, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूले से अपने गुणों को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें व्यक्तित्व, व्यक्ति में भी होती है, क्या होती है, व्यक्ति कभी कभी अपना रूप बदल देता है। हाँ, तो वही चीजें होती हैं, दोनों कंडीशंस होती है। तो इसमें यह सारी चीजें होती हैं। तो अब यहां से देखिएगा, और यही चीजें होती हैं, इसमें लिख लीजिएगा, नीचे पॉइंट लीजिएगा, पॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल निम्नलिखित हैं, एक एक करके बता रहे हैं। पॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल निम्नलिखित हैं, निम्नलिखित हैं। नंबर 1 डालिएगा, स्टार्च। नंबर 1 स्टार्च या मंड, मंड, स्टार्च, स्टार्च। तो इसमें जीएस के संदर्भ में दो तीन पॉइंट इंपॉर्टेंट होना चाहिए जो आपके क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है। तो सबसे पहला आपको याद होना चाहिए कि यह सभी पौधों में संचित होने वाला भोज्य पदार्थ होता है। यहां लिखिए ना, पहले इसको देख लीजिएगा। और इस पौधे अपने भोजन का निर्माण कैसे करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा करते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा करते हैं। और इस प्रक्रिया में क्या करते हैं, पौधे वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान दीजिएगा, पौधे वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड और भूमि से क्या करते हैं, खनिज लवण एवं जल, क्या होते हैं, खनिज लवण एवं जल का अवशोषण या एब्जॉर्बेशन करते हैं। और उसी में क्या होता है, सनलाइट होता है, क्या होता है, सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में किसका निर्माण करते हैं, C6H12O6 होता है, और यह 6O2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा बनती है, क्या होती है, ऊर्जा, एनर्जी बनती है, और यह ऊर्जा 673 किलो कैलोरी होती है। इसके पहले भी समीकरण आया था पहली क्लास में। अब यहां से देखिएगा, ये जो समीकरण होता है इसको आप बैलेंस कर दिया जाता है, C6H12O6,
6O2 6H2O ये बैलेंस हो जाता है। यहाँ पे एरो का मतलब होता है, इस एरो का मतलब होता है कि यह निकल रहा है। क्या होता है? निकल रहा है। जैसे अधिकांशतः गैसों पे इंडिकेट किया जाता है, क्या होता है? जहां से बनता है वहां से क्या होता है? निकल जाता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और इसी पे सूर्य का प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, सनलाइट होता है, सनलाइट, सनलाइट होता है। और पौधों में एक विशेष प्रकार का पिगमेंट पाया जाता है जिसे लवक, प्लास्टिड पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? लवक कहते हैं। और पौधों में लवक कौन सा होता है? हरित लवक होता है। क्या होता है? हरित लवक। और इसी को क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट, बता रहे हैं हम ना। तो यह जो क्लोरोप्लास्ट होता है, इस चीज को हमने पहले भी बताया था, बहुत अच्छे से बताया था पहली ही क्लास में। जो पौधे होते हैं, पौधों के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? जड़ होता है, तना होता है और पत्ती होती है। यह क्या होती है? यह पत्ती होती है। और यहाँ पे क्या होते हैं? जड़ होते हैं, जड़, तना और पत्ती होती है। और पत्तियों का जो रंग होता है, पत्तियां कई प्रकार की होती हैं, अलग का मैटर होता है। और यही पौधों में 2 प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। क्या होता है? एक जो भूमि से खनिज लवण एवं जल को ले जाता है, वह क्या होता है? जाइलम होता है, जाइलम होता है। और पत्तियों में निर्मित जो भोज्य पदार्थ होता है, वो क्या होता है? स्टार्च होता है। निर्मित भोज्य पदार्थ क्या होता है? यही मंड होता है। यही क्या होता है? यही मंड होता है, स्टार्च होता है। और इसी भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में ले जाने के लिए जो नलिकाएं होती हैं, वो क्या होती हैं? फ्लोएम होती है। यस, फ्लोएम, फ्लोएम। तो यह नीचे ले जाने का कार्य करती है, यानी निर्मित भोज्य पदार्थ भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में डिस्ट्रीब्यूट करने का कार्य करती है। और यही जो पौधे होते हैं, देखिए इसमें हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, इसे पण हरित, नो नो गलत हो रहा है। एक होता है हरित लवक, यस। ये जो होता है इस सभी पौधों में क्या होता है? हरित लवक होता है। और यही हरित लवक होता है। और यह इसी को क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। और यही लवक, यस, नहीं, पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, ये क्लोरोप्लास्ट होता है। क्यों? एक एक सेकंड, वो कंफ्यूज थोड़ा हो रहा है। बता रहे हैं। एक चीज सोचिए कि गलत जब चीजें आती है ना, तो वो आगे बढ़ नहीं पाते हैं। आप लोगों से भले बढ़ जाए। देखिएगा, आप बता रहे हैं कि हरित लवक के कारण पौधों का समस्त रंग हरा होता है। क्या होता है? ये जो पौधों में का हरा रंग होता है, क्या होता है? हरित लवक के कारण, हरित लवक। इसी को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। और क्लोरोप्लास्ट, देखिएगा अब यहां से समझने वाली चीज है कि हरित लव क्लोरोप्लास्ट के कारण पौधे का समस्त रंग हरा होता है। जब यही क्लोरोप्लास्ट पौधे की पत्तियों में पाया जाता है, उसे पर्णहरित कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्णहरित कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। तो इससे 2 चीजें स्पष्ट होती है कि पौधे में भोजन का निर्माण समस्त भागों में नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, पौधे में भोजन का निर्माण पौधे के समस्त भागों में नहीं होता है। पौधे अपने भोजन का निर्माण कहाँ करते हैं? पत्तियों में करते हैं। ठीक है। तो जो जब यही क्लोरोप्लास्ट जब पत्तियों में पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? पर्णहरित कहते हैं। तो किसकी उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं? पर्णहरित की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं। पर्णहरित, पर्णहरित। और इसी को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के नाम से हम जानते हैं। और इसी पूरी प्रक्रिया का नाम क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है। इसी प्रक्रिया का नाम होता है फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस होता है। इसी प्रक्रिया का नाम होता है फोटोसिंथेसिस, सिंथेसिस। तो अब यहां से एक चीज पूछा जाता है, किसी पूरी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसमें 2 प्रक्रियाएं होती हैं। कौन कौन से? एक ऑक्सीडेशन होता है और दूसरा रिडक्शन होता है। तो ऑक्सीकरण किसका होता है?
यह जो जल होता है, ध्यान दीजिएगा, ये किसका क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण यह इन्वायरमेंट के टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ऑक्सीडेशन होता है, इसी प्रक्रिया को ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन के नाम से जानते हैं। और दूसरा जो होता है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का किसमें होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। क्या होता है, अपचयन होता है, रिडक्शन होता है, रिडक्शन होता है। तो यह दो प्रक्रियाएं होती हैं। अब इसमें इसका, अब ग्लाइकोजन और मंड में अंतर क्या होता है, जब इसको आयोडीन के विलयन के साथ जब परीक्षण किया जाता है, इसे फ्लेमिंग रिजेंट भी कहते हैं, एक आयोडीन का विलयन और फ्लेमिंग रिजेंट के साथ जब परीक्षण किया जाता है, तो इसका रंग क्या होता है, नीला होता है, सॉरी इसका रंग नीला होता, लाल होता है। और जब उसको किया जाता है तो उसका रंग बैगनी आता है। यही अंतर होता है और कोई अंतर नहीं होता है। तो इतना लिख लीजिएगा इसमें, स्टार्च में, स्टार्च स्टार्च सभी पौधों में निर्मित होने वाला भोज्य पदार्थ होता है। स्टार्च सभी पौधों में निर्मित होने वाला भोज्य पदार्थ होता है। निर्मित होने वाला भोज्य पदार्थ होता है। इस स्टार्च का निर्माण इस स्टार्च का निर्माण निर्माण सभी हरे पौधे सभी हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण संश्लेषण फोटोसिंथेसिस सिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा, इसका निर्माण सभी हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा करते हैं करते हैं। यह समीकरण लिख लीजिएगा, या दोनों पॉइंट लिख लीजिएगा, यहाँ पर रिडक्शन और ऊपर वाला ऑक्सीडेशन, एरो बना के लिख लीजिएगा। इसका मतलब ये होता है कि केवल कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे अपचयन हो रहा है, ठीक है। और इसका मतलब होता है इस एरो का दोनों चीजें जब प्लस आती है तो अलग अलग हो जाती है, इतना तो जानते हैं आप। प्लस का मतलब डिवाइडेशन हो जाता है, इनमें आगे जोड़ने का कार्य होता है, ठीक है। तो इसका एरो का मतलब केवल कार्बन डाइऑक्साइड किस में हो रहा है, इस मंड में, और इस पानी का किस में हो रहा है, ऑक्सीजन में हो रहा है। ऑक्सीजन का आविष्कार किसने किया था, देखिए आप लोग एक भौतिक वर्ग की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। और जहां तक मेरा मानना है, अब आप लोगों को क्या मानना है, जो चीजें तर्क संबद्ध ना हो वह चीजें उसको अप्लाई नहीं करना चाहिए। यदि जो भी चीजें, चाहे वह धर्म हो चाहे आपका व्यक्तिगत जीवन हो, वह तर्कों पर आधारित नहीं होता है तो फिर उसको लागू नहीं करना चाहिए, ठीक है। चाहे कोई भी धारा हो, कोई भी विचारधारा हो, कोई भी थिकनेस हो, वह तर्कों पर आधारित न हो, तर्कों पर वो खरा नहीं उतरती, उसको नहीं मानना चाहिए, ठीक है। और भगवान कहाँ रहते हैं, हम्म? इस समाज को सुधारा नहीं जा सकता है, ठीक है। ठीक है, समाज को सुधारा नहीं जा सकता है, सुधारने का प्रयास किया जा सकता है, ठीक है। और ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले ने किया था, प्रिस्टले। अभी तो यही बता रहे हैं कि ये जो क्लोरोप्लास्ट के कारण पौधे का रंग हरा होता है, हरा होता है, जब यही क्लोरोप्लास्ट पत्तियों में पाया जाता है,
तो किस में परिवर्तित हो जाता है? क्लोरोफिल में परिवर्तित हो जाता है। तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि किस प्रकार के लवक में क्या होता है, भोजन का निर्माण होता है, इसमें कभी नहीं होगा, किसमें होगा? इसमें होता है। ठीक है, ठीक है। अब यहां से एक क्वेश्चन बनता है, अब चीजें कंफर्म हो गई। अब यहां से क्वेश्चन बनता है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किस गैस का उपयोग करते हैं? क्वेश्चन पहले भी बता चुका, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं होती है। किस गैस का उपयोग करते हैं? CO2 का उपयोग करते हैं। और उसके बाद से कौन कौन से कंपोनेंट मिलकर प्रकाश भोजन का निर्माण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में वह कौन सा फैक्टर या कौन सा वह कंपोनेंट होता है जिसका उपभोग भी होता है और निर्माण भी होता है? जल, जल, जल। इसका उपभोग भी होता है और यहाँ निर्माण भी होता है। तो यह क्वेश्चन पहले ही क्लास में बताए थे। जब दो कंडीशंस होती है, यहां पे ध्यान दीजिएगा कि जब पौधे यहां से जल को जाइलम, जल को कैसे ग्रहण करते हैं? जाइलम के द्वारा। क्या होते हैं? जाइलम के द्वारा होता है। इसी में एक शब्द आता है ऑस्मोटिक प्रेशर, नाम सुने हैं? परासरण दाब होता है। क्या होता है? परासरण दाब होता है। जब पाइपों में पानी जाता है तो उसके लिए एक थ्योरी होती है, बर्नौली थ्योरम। ठीक, हाँ, उसी पर आधारित होती है, वो आगे बताएंगे। लेकिन अभी यहाँ देखिएगा, जब जाइलम पानी का अवशोषण करते हैं तो यहाँ से दो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होता है, बहुत पूछा जाता है कि पौधे जल का अवशोषण किसके द्वारा करते हैं? जाइलम के द्वारा। और जाइलम कहाँ पाए जाते हैं? पौधों के बीचों बीच भाग में पाए जाते हैं। क्या होते हैं? पौधे के बीचों बीच भाग में पाए जाते हैं। या ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं? इस बीच में पाए जाते हैं। और पौधों में निर्मित भोजन का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा होता है। तो जब यहां से पौधे जल को ग्रहण करते हैं, इसको क्या कहते हैं? अवशोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवशोषण के नाम से जानते हैं। इसे एब्जार्बेशन, एब्जार्बेशन के नाम से जानते हैं। लेकिन पत्तियों से क्या निकलता है? पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। पत्तियों में क्या होते हैं? छोटे छोटे छिद्र होते हैं। और इन्हीं छिद्रों को क्या कहते हैं? जैसे पत्तियां होती हैं, इसी पत्तियों में क्या होते हैं? छोटे छोटे छिद्र होते हैं। और इन्हीं छिद्रों को क्या कहते हैं? रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। इसी को रंध्र या स्टोमेटा, स्टोमेटा के नाम से जानते हैं। और इसी स्टोमेटा से क्या होते हैं? इसी स्टोमेटा से क्या होता है? जल निकलता है। क्या निकलता है? जल निकलता है। और इसी जब जल यहां से निकलता है, इसी को ट्रांसपीरेशन कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपीरेशन के नाम से जानते हैं। और यही प्रक्रिया मनुष्य भी करता है। जब पानी को ग्रहण करता है तो उसे एब्जॉर्बेशन की श्रेणी में आता है। जब पसीना कैसे निकलता है? जो पसीना क्या होता है? इसी प्रक्रिया पर आधारित होता है, जिसे आप वेपराइजेशन या वाष्पीकरण कहते हैं। इन दोनों में अंतर क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन और ट्रांसपीरेशन और वाष्पीकरण, वेपराइजेशन, दोनों में अंतर क्या होता है? ट्रांसपीरेशन, वाष्पीकरण और क्या वाष्पोत्सर्जन। यह क्या होता है? यह वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया, वेपराइजेशन की प्रक्रिया होती है, वो आर्टिफिशियली होती है। क्या होती है? लेकिन जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है वो क्या होती है? बायोलॉजिकली होती है। क्या होती है? बायोलॉजिकली। पौधों से, शरीर से जब निकलता है तो ये चीजें होती हैं। तो इतनी चीजें आपको स्पष्ट हो जानी चाहिए। और इस रंध्रों के खुलने और इसमें दो चीजें बताए थे कि ब्लड को पढ़ा रहे थे, तो ये चीजें बताए थे कि मनुष्य का ब्लड और ये क्लोरोफिल दोनों सेम होता है। इसमें एक आयन पाया जाता है जिसका नाम क्या है? मैग्नीशियम आयन होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम आयन। लेकिन हीमोग्लोबिन में फेरस आयन पाया जाता है। फेरस आयन पाया जाता है। यदि इन दोनों को निकाल दिया जाए, दोनों की संरचना सेम होती है। ठीक है, तो इतनी चीजें हो गई। ये पौधों में निर्मित होने वाला भोज्य पदार्थ होता है। अब इसी के बाद से अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, ग्लाइकोजन। दूसरा जो होता है ग्लाइकोजन, 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 ग्लाइकोजन। और ग्लाइकोजन यह सभी जंतुओं में संचित होने वाला भोज्य पदार्थ है, लिख लीजिएगा जी। तो यह सभी प्राणियों में संचित होने वाला भोज्य पदार्थ होता है। वो सभी प्लांट में पाया जाता है। अब यहां से इस कंफ्यूजन को, जो आप फल खाते हैं, जो मंड खाते हैं, तो मंड क्या होता है?
पॉलीसेकेराइड होता है। मंड क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिए क्या होता है, पॉलीसेकेराइड होता है। क्या होता है, पॉलीसेकेराइड होता है। अब यहां से देखिएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में एक पॉइंट बताए थे कि पाचन किसे कहते हैं, भोजन के जटिल व अघुलनशील अणुओं को सरल अणुओं में बदलने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। जो भोजन होता है वो क्या होता है, जटिल होता है, उसको घुलनशील, छोटे छोटे व घुलनशील अणुओं में बदलने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। तो पॉलीसेकेराइड जब मंड होता है, जैसे हम फल को खाते हैं तो मंड क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, ये पॉलीसेकेराइड है तो यह क्या होगा, डाइसेकेराइड में कन्वर्ट होगा। डाइसेकेराइड से किस में कन्वर्ट होगा, मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट होगा। तो यही कारण होते हैं, जो फ्रूट शुगर होती है, क्या होती है, वह जो होता है कि हमारे बॉडी को, लीवर को सबसे पहले एनर्जी देती है। क्योंकि जैसे आप फल को खाते हैं, जो फलों की शर्करा होती है, लीवर को क्या करता है, उसको सबसे पहले अंदर ग्रहण करता है और फिर उसको क्या करता है, कन्वर्ट करके मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट करता है। और मोनो ही सेक्राइड क्या होती है, हमारे शरीर की कोशिकाओं के लिए अवशोषित होने करने का कार्य करती है। तो ये चीजें होती हैं। तो इस ग्लाइकोजन में एक पॉइंट लिख लीजिएगा, ग्लाइकोजन सभी जंतुओं में संचित होने वाला भोज्य पदार्थ होता है। ग्लाइकोजन सभी जंतुओं में संचित होने वाला भोज्य पदार्थ होता है। स्टोरेज, संचित होने वाला भोज्य पदार्थ होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मनुष्य में ग्लाइकोजन का संचय, मनुष्य में ग्लाइकोजन का संचय यकृत एवं पेशियों में होता है। मनुष्य में ग्लाइकोजन का संचय यकृत एवं पेशियों में होता है। होता है मसल्स, मनुष्य में ग्लाइकोजन का संचय यकृत एवं पेशियों में होता है, लीवर एंड मसल्स। यकृत, लीवर व मसल्स, पेशियों, पेशियों मसल्स में होता है, मसल्स में होता है। उसी के नीचे लिख लीजिएगा, यकृत में 100 ग्राम, यकृत में 100 ग्राम और पेशियों में 300 ग्राम ग्लाइकोजन का संचय होता है। शायद बताए भी थे कभी, बताए थे ना। तो जब हम आवश्यकता से अधिक मीठा को खा लेते हैं तो वह यकृत क्या करता है, मीठा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से सीधे कहाँ पे चली जाती है, आवश्यकता से अधिक जब ग्लूकोज हो जाता है तो यकृत उसको एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है, वहां से यकृत एब्जॉर्ब करता है। जिस प्रक्रिया के द्वारा एब्जॉर्ब करता है उसे हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं। जिस रास्ते से द्वारा जाता है, तो आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज जब ले लेते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी प्रक्रिया को ग्लूकोजेनेसिस कहते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ग्लूकोजेनेसिस कहते हैं। और जब आवश्यकता से कम हो जाता है, क्या होता है, जब शरीर में ग्लाइकोजन की कमी हो जाती है, उसी प्रक्रिया को क्या करते हैं, पुनः तोड़ देता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ग्लूकोजेनेसिस कहते हैं। ग्लूकोजेनेसिस, जेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस। और इस प्रक्रिया को, इस नोट भी कराए थे आपको, इस प्रक्रिया को ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। और यही ग्लाइकोजन जो होता है ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। तो लिख लीजिएगा, आप इसको लिख लीजिए, इतना हो गया। नीचे पॉइंट करके लिखिएगा, नीचे लिख लीजिए तब समझ में आएगा आपको। नीचे पॉइंट करके लिखिए, दोबारा चेंज करके लिखिएगा। जब हमारे भोजन में, जब हमारे भोजन में, जब हमारे भोजन में आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज हो जाता है, जब हमारे भोजन में आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज हो जाता है, तो यकृत, यकृत उसको ग्लाइकोजन में, यकृत उसको ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन में संचित कर लेता है।
यकृत उसको ग्लाइकोजन में संचित कर देता है, ग्लाइकोजन में संचय कर लेता है। तथा जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की कमी होती है, जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की कमी होती है, तो ग्लूकोज की कमी होती है, तो यह ग्लाइकोजन पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। यह ग्लाइकोजन इसको पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, परिवर्तित कर देता है या कन्वर्ट कर देता है। अब इसी के बाद से देखिएगा, ग्लाइकोजन के बाद से यह जो सभी क्या करते हैं, इसका ग्लूकोज का मुख्य कार्य ऊर्जा प्रदान करना होता है। तो 2-3 पॉइंट आंसर है कि हमारे शरीर में संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। संचय कहाँ होता है, यकृत एवं पेशियों में होता है। और किस प्रक्रिया के द्वारा इसको करने का कार्य कौन करता है, ग्लूकोज करता है, क्या सॉरी लीवर करता है, क्या करता है, लीवर करता है। लेकिन जब क्षमता समाप्त हो जाती है तब क्या होता है, एक रोग हो जाता है जिसे डायबिटीज कहते हैं। क्या कहते हैं, डायबिटीज के नाम से जानते हैं। इसी के बाद से जो तीसरा पॉलीसेक्राइड्स होता है, पॉलीसेक्राइड होता है सेलुलोज। क्या होता है, सेलुलोज, सेलुलोज, सेलुलोज होता है। सेलुलोज, और इसको सेलुलोज का नाम सुने हैं, सेलुलोज। यह प्रकृति में पाए जाने वाला, सेलुलोज से क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, यह प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में पॉलीसेक्राइड होता है। सेलुलोज जो होता है यह नेचर में पाए जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में पॉलीसेक्राइड होता है। और इसके जो सोर्सेज होते हैं, इसके जो सोर्सेज होते हैं, जितने भी रेशेदार फसलें होती है, फाइब्रस क्रॉप होता है, फाइबस फाइब्रस क्रॉप होता है, जैसे जूट हुआ, पटसन हुआ, जितने रेशेदार फसलें होती हैं वो सब इसके सोर्सेज होते हैं। इसके अलावा जो हमारे फल और सब्जी होते हैं, फल और सब्जियों के जो छिलके में यह पाया जाता है, क्या होते हैं, फल एवं सब्जियों के छिलके में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त इस सेलुलोज का जो सोर्सेज होता है, खरीफ हमारी जो जायद की फसलें होती हैं, एक दो फसल तीन फसलें होती हैं, खरीफ की, रबी की और जायद की फसलें होती हैं। तो जो जायद की फसलें होती हैं उसमें क्या होती हैं, जैसे तरबूज हुआ, ककड़ी हुआ, इस सब में क्या होता है, इसमें सबसे अधिक मात्रा में सेलुलोज पाया जाता है। तो पहला पॉइंट कि यह प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला पॉलीसेक्राइड होता है। इसके जो सोर्सेज होते हैं रिश्तेदार फसलें होती हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। क्या होता है, मनुष्य इस सेलुलोज को जो आप खाते हैं वो हमारे शरीर में डाइजेस्ट नहीं होता है, लेकिन यह हमारे भोजन में फिर भी आवश्यक होता है। क्यों आवश्यक होता है, कि यह हमारे आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल की सफाई करने का कार्य करता है। क्या करता है, हमारे आंतों की जो पेरिस्टाइलिसिस होती है, क्रमानुकुंचन गतियां होती हैं, उसको बनाए रखने का कार्य करता है। इसलिए हमारे आहार में इसका क्या होता है, इंपॉर्टेंट योगदान, महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो यही कारण होते हैं कि हम अपने भोजन में क्या करते हैं, फाइब्रस चीजों को लेते हैं। क्या करते हैं, फाइब्रस चीजों के, फलों के जो है, सब्जियों को जो छिलके आप निकाल देते हैं उसको बहुत ज्यादा निकालना नहीं चाहिए। जो खीरा आपको क्या करते हैं, खीरे या जो जायद की जो सब्जियां होती हैं उसको क्या करते हैं, ऊपरी लेयर को आप हटा देते हैं। खीरे को छील देने का मतलब होता है उसमें सारी फाइबर समाप्त हो गया। एक सब्जी होती है कद्दू, सबसे ज्यादा फाइबर का स्रोत यही होता है। इसमें भोजन कब्ज नहीं होता है, जैसे आप कद्दू हुआ, ये तरोई हुआ, नेनुआ हुआ, इन सब्जियों को, हाँ, तो इसका पाचन नहीं होता, हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसको साफ करने का कार्य करता है। अब साफ करने के कोई मेथड तो होता नहीं है, तो इसीलिए हमारे भोजन में इसका विशेष योगदान होता है। इसीलिए भोजन में हम क्या करते हैं, सलाद चीजों को लेते हैं। ठीक है, और दूसरा, यह इसका पाचन कहाँ पे होता है, दीमक या टर्माइट में होता है। क्या होता है, दीमक या टर्माइट में होता है। अब यहां से देखिएगा, जो सेलुलोज पौधों में कहां पे पाया जाता है, सेलुलोज पौधे की कोशिका भित्ति का नाम सुने हैं, क्या होते हैं, कोशिका भित्ति। इसी को सेल वाल कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को सेल वाल कहते हैं, सेल वाल कहते हैं। और यह क्या कहते हैं, यह सभी पौधों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है।
सेल वॉल की यदि आप बात करेंगे, सेल वॉल का नाम सुने हैं, देखे हैं सेल वॉल क्या होती है? पौधों की जैसे हमारे एक टिश्यू होता है वैसे क्या होती है, पौधों की एक कोशिका होती है। और कोशिका कैसे होती है? वह कोशिका, पौधों की कोशिका क्या होती है? हेक्सागोनल होती है। पौधे की कोशिका क्या होती है? हेक्सागोनल होती है। यानी और मनुष्य की जो सेल होती है वो क्या होती है? टेट्रागोनल होती है, चतुष्कोणीय होती है। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो सेल होती है, यह पौधों की एक क्या होती है? एक कोशिका होती है। क्या होती है? एक कोशिका होती है। और यह बहुत ही मोटी होती है। क्या होती है? जैसे किसी पौधे पर चढ़ जाते हैं, उसकी तनाएं टूटती नहीं है, किसके कारण? यह सेलुलोज के कारण होती है। और यही जो सेलुलोज होता है, यह सेलुलोज होता है, यह बहुत मोटी लेयर होती है। क्या होती है? बहुत मोटी लेयर होती है। ऊपर भी पाई जाती है और नीचे भी पाई जाती है, ऐसे यह लेयर होते हैं। सेल के संदर्भ में इसको हम बताएंगे, थोड़ा सा इंडिकेट कर रहे हैं आपको। यह दोनों ऊपर की लेयर होती है और इसी का नाम होता है सेल वॉल, कोशिका भित्ति होती है। इसी भित्ति के कारण पौधों में तनाव सहन करने की क्षमता होती है। इसी भित्ति के कारण क्या होती है? पौधों में तनाव सहन करने की क्षमता होती है। और यही सेल वॉल होता है। और इसी के बीच में यही जो सेल वॉल होता है, इसी के बीच में यहाँ पे देखिएगा, जैसे बाहर भी दो होती है और अंदर भी दो लेयर होती है। दो लेयर होती है यहाँ पे। और इसी पूरी संरचना का नाम होता है, इसी पूरी संरचना का नाम क्या होता है? कोशिका भित्ति होती है। क्या होती है? कोशिका भित्ति होती है। इसी को सेल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। और यह सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। क्या होती है? सेलुलोज की बनी होती है। आगे हम नहीं जाएंगे इसमें। और इसी में जैसे आप इसको आगे बनाएंगे तो एक कोशिका बन जाएगी, ऐसे बनाएंगे तो एक कोशिका बनती चली जाएगी। इसी संरचना को कोशिका भित्ति कहते हैं। और इसी कोशिका भित्ति का निर्माण में सबसे विशेष योगदान क्या होता है? सेलुलोज का होता है। इसी सेलुलोज के कारण पौधे में तनाव सहन करने की क्षमता होती है। क्या होती है? तनाव सहन करने की, या मैकेनिकल सपोर्ट होता है, जिसके कारण डालियां टूटती नहीं है। और इसी में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इसी में क्या होते हैं? इसी में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। यहाँ पे इसी में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अब यहाँ पे बहुत इसमें आ नहीं पा रहा है, ठीक है। इसी में छोटे छोटे ऐसे पेन से हम वो दिखा दे रहे हैं। इसी में क्या होता है? ऐसे छोटे छोटे छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसके कारण इन भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण होता रहता है। तो यही सेल्यूलोज होते हैं। और इसी का नाम होता है सेल। इसी का नाम क्या होता है? कोशिका। और कोशिका के अंदर एक द्रव्य पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। और यह पूरा भरा रहता है। इसी को, इसी पूरे द्रव्य का नाम होता है, कोशिका द्रव्य को इंग्लिश में साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। और इसी में कोशिका का केंद्रीय अंग क्या होता है? इसी कोशिका का केंद्रीय अंग क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। कोशिका का केंद्रीय अंग क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। इसी का नाम होता है केंद्रक। ये अलग की बात है, सेल पढ़ाएंगे तो हमें बताएंगे। बस इतना जानिए, कोशिका का केंद्रीय अंग न्यूक्लियस होता है और इसी में डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। तो चूंकि आप फूड मटेरियल के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, तो यही जो कोशिका भित्ति होती है, यह सबसे इंपॉर्टेंट होता है। 2 पॉइंट कि यह प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में पॉलीसेकेराइड होता है। और यह हमारे भोजन में इसका कोई विशेष महत्व नहीं महत्व इसलिए होता है, इसका कोई पाचन नहीं होता है। इसका विशेष महत्व इसलिए कि हमारे आहार नाल की सफाई करने का कार्य करती है। इसके जो सोर्सेज होते हैं, रेशेदार फसलें होती हैं, फाइब्रस क्रॉप होती है, जायद की फल और सब्जियां होती हैं। अब इसका कमर्शियल यूज आप देखेंगे, क्या होते हैं कमर्शियल यूज, व्यवसायिक उपयोग देखेंगे। और व्यवसायिक उपयोग को देखेंगे, और इसी सेलुलोज से बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। इसी सेलुलोज से बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। जैसे क्या? इसी सेलुलोज को क्या किया जाता है? गला दिया जाता है। इसी सेलुलोज को क्या किया जाता है? गला दिया जाता है। और इसी सेलुलोज में एक विशेष प्रकार का कंपोनेंट्स होता है। इसी सेलुलोज में एक विशेष प्रकार का छिद्र होता है। यहाँ पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे छिद्र होते हैं। और इन्हीं छिद्रों से यहाँ पे देखिएगा, जब सेलुलोज को गला दिया जाता है, और इसमें एक विशेष प्रकार के सेलुलोज को यहाँ पे गला देते हैं, यानी जो पौधे की जो कोशिका भित्ति होती है, उसको क्या करते हैं? पानी में रख देते हैं, वह गल जाता है। और जब गल जाता है तो एक प्रकार का लिक्विड बन जाता है। क्या होता है? लिक्विड बन जाता है। और इसी सेलुलोज, जो गला हुआ सेलुलोज होता है, इस पे एक केमिकल होता है, जिसका नाम क्या होता है? HNO3। इसका क्या नाम होता है? नाइट्रिक अम्ल होता है।
इसी में जब प्रवाहित किया जाता है और ऊपर से जब प्रेशर लगाया जाता है, इसी में प्रवाहित किया जाता है और जब प्रेशर लगाया जाता है, यहाँ पे विशेष प्रकार का प्रेशर लगाया जाता है, तो देखिए निकलने की कहीं अन्य व्यवस्था नहीं होती है। नीचे क्या है, ये HNO3 को दिया जा रहा है, और जो सेल्यूलोज लिक्विड फॉर्म में होता है, जब इन छिद्रों से निकलेगा तो किसका रूप ले लेगा, इन छिद्रों से निकलेगा तो क्या होता है, रेशे का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है, रेशे का रूप ले लेता है, जिसे आप धागा कहते हैं। क्या कहते हैं, रेशे का रूप ले लेता है। तो इस सेल्यूलोज का जो उपयोग होता है रेशे या धागे बनाने में क्या किया जाता है, क्या होते हैं, रेशे या धागे बनाने में किया जाता है। इसी को कृत्रिम रेशा कहते हैं। क्या कहते हैं, कृत्रिम रेशा का निर्माण कहां से होता है, सेल्यूलोज से होता है। और इसी रेशे को एक नाम होता है रेयान, शब्द सुने हैं, रेयान। इसी रेशे को क्या कहते हैं, रेयान कहते हैं। क्या कहते हैं, रेयान कहते हैं। और यह रेयान जो होता है प्रकृति में निर्मित होने वाला सबसे पहले कृत्रिम रेशा होता है। क्या होता है, सबसे पहले निर्मित होने वाला कृत्रिम रेशा होता है। और इसी को मॉडिफाई करके बहुत सारे क्या नाम की इसका रूप दिया गया, जिससे आगे चलकर यह पीवीसी होती है। क्या होती है, पीवीसी, पॉलीवाइनिल क्लोराइड होती है, जिससे आप आर्टिफिशियल धागों का निर्माण हुआ। क्या होते हैं, आर्टिफिशियल धागों का निर्माण हुआ। जब इसका आविष्कार हो गया था तो कृत्रिम धागों का निर्माण हुआ, जिसके कारण क्या होते हैं, इसका उपयोग सूती मिल में, यानी कपड़े वाले जो उद्योग होते हैं वहां पे किए जाने लगे, कपड़े का निर्माण होने लगा। क्योंकि रेशम रेशम से जो निर्मित धागे होते हैं बहुत क्या होते, कॉस्टली होते, बहुत महंगे होते हैं। रेशम का कपड़ा कभी खरीदे हैं? हैं? इसके आर्टिफिशियल कपड़े क्या जी, ये क्या होता है, जो भी बोलते हो, मैंने तो कभी खरीदा नहीं है। जो रेशम के कपड़े होते हैं उसमें बहुत, इस हम लोगों के कपड़े से बहुत उसका कम से कम 4 5 6 गुना कास्ट होता है, ठीक है, सिल्क का। तो इसीलिए इसीलिए जो कपड़े जो आप यूज करके यूज एंड थ्रो वाला सिस्टम जो अपनाते हैं, यही जो प्रक्रिया, इसी प्रक्रिया का निर्माण हुआ। तो क्या हो गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर में रिवोल्यूशन आया, औद्योगिक क्रांति हुई, जिसके कारण इंडस्ट्रियल कपड़े में अब कपड़े देखते हैं बहुत सस्ते मिलते हैं। क्या होते हैं, सस्ते मिलते हैं, एक बार पहन के उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। तो इसी, यदि यह निर्माण नहीं होता, आर्टिफिशियल कृत्रिम धागे का निर्माण नहीं हुआ था, तो ये इंडस्ट्रियल फैक्ट्री जो कपड़े का निर्माण करती इतना डेवलप नहीं होती। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, प्रकृति में निर्मित होने वाला कृत्रिम रेशा रेयान होता है। क्या होता है, रेयान होता है, ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है। तो ये सब सारी चीजें होती हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें लिख लीजिएगा, सेलुलोस में, सेलुलोस, सेलुलोस प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में पॉलीसेक्राइड होता है। सेलुलोस प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में पॉलीसेक्राइड होता है। यह सेलुलोस, यह सेलुलोस रेशेदार फसलें, फाइब्रस क्रॉप, फाइब्रस क्रॉप जैसे जूट, पटसन, नाम सुने, पटसन, कपास, कपास व रेशेदार, रेशेदार फसलों में, फसलों में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त फल व सब्जियों के छिलके में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त फल व सब्जियों के छिलके में पाया जाता है, पाया जाता है। इसी सेलुलोज से पौधे की कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। पौधे की कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, सेल वॉल, सेल वॉल का निर्माण होता है। सेल वॉल का निर्माण होता है।
इसी सेलुलोज के कारण पौधों में मैकेनिकल सपोर्ट या यांत्रिकी सहारा देने प्रदान करता है। यही सेलुलोज सेलुलोज पौधे में यांत्रिकी सहारा देने का प्रदान करता है। इसको इंग्लिश में मैकेनिकल सपोर्ट कहते हैं। यांत्रिकी सहारा, मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट देने का कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, सेलुलोज का हमारे पाचन में, भोज्य पदार्थों में, ऐसे लिखिएगा, सेलुलोज का पाचन हमारे शरीर में नहीं होता है। सेलुलोज का पाचन हमारे शरीर में नहीं होता है। फिर भी हमारे भोज्य पदार्थों में, फिर भी हमारे भोज्य पदार्थों में सेलुलोज का पाचन हमारे शरीर में नहीं होता है। फिर भी हमारे भोज्य पदार्थों में इसका विशेष योगदान है। क्योंकि क्योंकि यह हमारे हमारे आहार नाल आहार नाल की सफाई करने का कार्य करता है। आहार नाल की सफाई करने का कार्य करता है। तथा आहार नाल की, आहार नाल या आंत लिख लीजिएगा, आहार नाल या आंत की क्रमानुकुंचन, क्रमानुकुंचन, इसको इंग्लिश में कहते हैं पेरिस्टालिसिस। क्रमानुकुंचन गतियों को बनाए रखने का कार्य करता है। क्रमानुकुंचन गतियों को बनाए रखने का कार्य करता है। पेरिस्टालिसिस, पेरिस्टालिसिस, इसे क्रमानुकुंजन, क्रमानुकुंजन समझ रहे हैं, जैसे पाइप को दोनों सिर्फ से बंद कर दीजिए, ऐसे दबाएंगे तो एक तरफ से नहीं जाता रहता है, इसी को पेरिस्टालिसिस, ऐसे मोशन में होता है। और यही जो आंतों में जब मूव नहीं होती है तो भोजन क्या होता है, ब्लॉकेज होने लगता है, कब्ज की अवस्था में चला जाता है। ठीक है। और इसी प्रक्रिया को करने के लिए क्या करते हैं, व्यक्ति थोड़ा वॉक करता है। ठीक है। टहलने से कोई विशेष फायदा नहीं होता है, हमारी जो मसल्स होती है वो मूव करती है, क्या करती है। और इस बॉडी की एक विशेषता होती है, इस बॉडी से, जिस शरीर से जितना आप वर्क ले सकें, इसको कभी भी रेस्ट की कंडीशन में नहीं छोड़ना चाहिए। बॉडी जो हमारी, जो शरीर की जो स्ट्रक्चर है, बनावट ऐसी है कि आप इससे जितना वर्क लेना चाहें, जितना वर्क लेना चाहें उससे लीजिए, और ये क्या करती, उतना ही स्वस्थ रहेगी। क्या करती, आपकी कोई समस्या नहीं होगी। क्या होते हैं, एग्जाम्पल के रूप में बताएं, कपड़े को क्या करते हैं, वॉशिंग मशीन में धुलते हैं। ठीक है। और उसमें हाथ की मसल्स आपकी ब्लॉकेज हो जाती है, आप धुलेंगे नहीं तो मूव नहीं होगा। और हाथ से कपड़ा धुलिए, देखिए पूरी मसल्स काम करती है। और एक कंडीशंस होती है कि जब आप, एक एग्जांपल में बता रहा हूं कि व्यक्ति भौतिक सुविधाओं की ओर इतना आकर्षित हो गया है कि व्यक्ति क्या करता है, वर्क नहीं करना चाहता है, और वही सारी समस्याओं का समाधान होता है। आप भोजन करके आप फिजिकल वर्क करते हैं, आपके साथ कोई समस्या नहीं होगी। जितना आप हाथ को या शरीर को, मसल्स को जितना, और वही हाल ब्रेन के साथ है। इस ब्रेन के साथ जितनी भी यूजफुल एक्टिविटीज में कीजिए उतना ही सक्रिय रहता है, जितना ही इसको हार्मफुल एक्टिविटीज में कीजिए। ब्रेन भी वैसा ही होता है। ब्रेन को आप कभी फ्री रह के देखें हैं आप, कभी फ्री आप एक 4-5 घंटा फ्री रहिए, दुनिया उलटने लगती है। आप इस मेमोरी को फ्री छोड़ दीजिए, कभी जाकर, कभी फुर्सत में कभी आप छोड़िएगा। ठीक है। और ये कंडीशन क्या होती है, जब निगेटिव रिजल्ट आता है। ठीक है। सोचने के बाद वो सारी चीजें होती है। तो इसीलिए इस मेमोरी को, इस बॉडी का हर एक ऑर्गन होता है, आप जितना इसको वर्क लीजिए, जितना वर्क लीजिए वो उतना ही स्वस्थ रहेगा। और जितना ही आप वर्क नहीं देंगे वो उतना ही समस्या, उतनी ही मेडिसिन को आपको खाना पड़ेगा, या शरीर की जो किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट थेरेपिस्ट मिलिएगा तो वो बताएगा कि इस वर्क से, इस शरीर से जितना वर्क लेना, इस शरीर को जितना यूज करना हो कीजिए। ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा,
सेलुलोज का पाचन दीमक या टर्माइट में होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिख समाप्त कीजिए। सेलुलोज का पाचन दीमक या टर्माइट में होता है। दीमक या टर्माइट में होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसी सेलुलोज को गलाकर, इसी सेलुलोज को गलाकर, गलाकर तांबे के बर्तन, तांबा का बर्तन होता है जिसे कापर कहते हैं, इसी सेलुलोज को गलाकर तांबे के बर्तन, तांबे के बर्तन के छिद्रों से, तांबे के बर्तन के छिद्रों से, के छिद्रों से HNO3 के साथ, HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल, HNO3 के साथ गिराते हैं, गिराते हैं तो यह रेशा, रेशा या रेयान, रेशा या अथवा रेयान, रेयान रेयान का रूप ले लेता है, रेशा या धागा या रेयान का रूप ले लेता है। इसी रेयान को सबसे पहले, सबसे पहले पहले निर्मित, निर्मित या बनने वाला कृत्रिम रेशा है, कृत्रिम रेशा या कृत्रिम धागा भी कह सकते हैं, कृत्रिम धागा या रेशा है। इसी का उपयोग, इसी रेशे या रेयान का उपयोग कपड़ा बनाने में किया जाता है, क्लॉथ, कपड़ा बनाने में किया जाता है, बनाने में किया जाता है। ठीक है, इस पे प्रैक्टिस सेट मैंने बताया था ना वीडियो, उस पे जाकर देख लीजिए, इससे बहुत सारे प्रैक्टिस सेट इस क्वेश्चन पे मैं कराया हूँ, करीब 25-30 क्वेश्चन। ठीक है, उस पर आप देख लीजिएगा सारी चीजें, और बहुत सिंपल, ये नहीं कि वो किताब की भाषा नहीं है, चैनल का नाम सबको पता ही है, मेरे नाम से सर्च करेंगे बहुत सारी वीडियो आएंगे इस पे। ठीक है, तो ये चीजें हैं। और दूसरी बात कि यदि आप इसको चाहेंगे कि क्लास में केवल पढ़ के हो जाएगा, इतना रहने दिया जाए, तो ये चीजें नहीं हो पाएंगी। जब तक आप हर सब्जेक्ट को आधा 1-2 घंटा टाइम नहीं देंगे, वो फिर किसी का नहीं होगा। किसी को टाइम ना दीजिए, वो आपका नहीं होगा। इसलिए जितना टाइम देंगे उतनी सारी चीजें। हाँ, इसमें यदि कोई समस्या आपको आती है, कोई समस्या आती है, किसी क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें वो मुझसे क्लास में आप नहीं पूछ सकते हैं। मेरा एक व्हाट्सएप नंबर है, उसको नोट कर लीजिएगा, उस पर आप सर्च, तुरंत तो नहीं दूंगा, जब खाली होता हूं तो दे देता हूं। ठीक है, विद इन 1 हफ्ते के अंदर, मान लीजिए बीच में टाइम मिला तो दे देते हैं, नहीं तो सैटरडे फ्राइडे को संडे को क्लास में दे देता हूं आपका रिप्लाई। ठीक है, तो उसको नोट कर लीजिए, 9721। ये आप लोगों की सुविधा के लिए दे रहे हैं कि गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग वाला ना कीजिएगा, फिर ब्लॉक कर देंगे, बहुत बुरा लगता है मुझे। हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग वाला मैसेज नहीं होना चाहिए इस पे। 9721537555, 9797, फिर से टोलिए, 9721। जी हाँ, इसको हाँ बता दे, वार्निंग दे दे रहे हैं, गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग वाला। कई कोचिंगों में आप मेरे नाम से सर्च करेंगे, आ जाएगा, साइंस, साइंस के नाम से, अमृत सर के नाम से। ठीक है, तो इस चीज को विदेश विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, और कॉमर्शियल मैसेज ना आप इस व्हाट्सएप के, व्हाट्सएप पे। ठीक है, हाँ, कॉल नहीं, कॉल यदि आपको करना है तो
8 बजे के बाद। हाँ नाम क्या था? अमरीश। अमरीश, आपको नहीं पता है? अभी क्लास खत्म होने जा रही है, वो सब यही कहते हैं। चैनल देखिए कि कोई मेरा चैनल जितने भी अधिकांश इंपॉर्टेंट, अभी बना देंगे। मैं थोड़ा सा कुछ काम में व्यस्त हूँ, किसी काम में व्यस्त हूँ, चैनल हम बनाएंगे आपको। बस बस 2-4 महीने का और वेट कर लीजिए, ठीक है। एक्चुअली बस अदर क्लासों में पढ़ाएं, जो मूलभूत क्लासें, जैसे जो बेसिक प्रिंसिपल क्लासें होती हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट में मैंने पढ़ाया वो अपने ऐप पर लोग डाल दिए हैं, उसको प्राइवेट कर देते हैं। इसलिए जो आपकी जो इंपॉर्टेंट जैसे क्लास पढ़ा रहा हूँ, जैसे आपकी जो फंडामेंटल जो क्लास होती चलती है, तो उसको लोग क्या करते हैं, अपने ऐप पर डाल दिए हैं, और ऐप पर उन्हीं को मिलती है जो परचेज करते हैं। हाँ, और एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं, 1 मिनट बैठिए। आप लोग एक, हमारे फ्रेंड हैं आदर्श शुक्ला, अभी कुछ दिन पहले हमसे मिले थे। उन्होंने बताया कि जो पीसीएस, बिहार पीसीएचए में 17 या 18 की वैकेंसी में फाइनल उनका सिलेक्शन हुआ था। उन्होंने बताया था कि मेरा जो सिलेक्शन हुआ है इंग्लिश और जीएस के बेस पे हुआ, क्योंकि इंग्लिश तो आती है और जीएस भी आता है। उसमें इनका करीब 80% इंग्लिश में था। इस चीज, दोनों चीज को, वही तो मैं सर से बात कर रहा था, शायद वो थी। तो इसमें दो कंडीशन होती है कि जीएस यदि आप सोच रहे हैं कि ला पढ़ के आप क्वेश्चन को क्रैक कर लें, तो इम्पॉसिबल है। ये दो चीज, इंग्लिश और जीएस, ठीक है। टाइम, कंपटीशन में टाइम नहीं मिलता है, लेकिन ये दो चीजें होती हैं। ये चीजें आपको मैं बता दे रहा हूँ, इंग्लिश जो होती है आप उसमें हो जाए तो बेटर है, नहीं तो आपको आगे ला में काम आएगा। आगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे, हाई कोर्ट में, कचहरी में जाएंगे, इसमें बहुत काम आता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, जीएस सिलेक्शन लेना है तो इंग्लिश और जीएस को ध्यान रखिएगा। क्लास ओवर है, कोई टाटा।